हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी 9th क्लास की सब्जेक्ट साइंस की क्लास है। आज हम वर्कशीट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे और आज की डेट है 31 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, जो कि हमने पहले भी बताया था कि वो क्या होती है। जी हाँ, बिल्कुल, कोशिका। अब ये कोशिका जो है उसके अंदर बहुत सारे अंगक होते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए। इससे पहले की वर्कशीट्स में हमने अलग अलग अंगकों के बारे में और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और रसधानियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ज्ञान आज जानना चाहता है कि दीदी, कोशिका को विभिन्न कार्य जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि सभी को काम करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक छोटी सी कोशिका वो भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम करती है और उन कार्य को करने के लिए उसको एनर्जी या ऊर्जा कहाँ से मिलती है। जिज्ञासा समझाती है कि ज्ञान यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा ही होता है, यानी कि कोशिका के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है उस ऊर्जा को बनाने का काम भी कोशिका के एक मुख्य अंगक को ही दिया गया है। और उस अंगक का नाम क्या है? उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसको कि एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कोशिका के अंदर ये ऊर्जा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाई जाती है, और वो किस रूप में बनाई जाती है? वो एटीपी के रूप में बनाई जाती है, जिसको कि हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करके कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए इस कोशिका का जो नाम है वो ऊर्जा संयंत्र, या फिर इसको बिजली घर, या फिर इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में बहुत आता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं। तो अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया के द्वारा होता है। चलिए कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बनावट को भी समझ लेते हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दो तरीके के होते हैं, एक तो गोल और दूसरा अंडाकार। माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है। पहला, इसकी सबसे बाहरी परत जो कि छिद्रयुक्त होती है, और दूसरी परत जो कि अंदर फोल्डेड या वलित होती है। इसे समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली है, उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली होती है। ये इनर मेम्ब्रेन कई जगह से मुड़ी हुई रहती है। इस मुड़ाव को क्रिस्टी कहते हैं। इस आंतरिक झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा फ्लूइड रहता है। इस फ्लूइड के अंदर कोशिका की अधिकतर जो श्वसन क्रिया है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, जो कि बाकी अंगकों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। इस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक ऐसा अंगक होता है जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी संरचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसे एक बार और देख लेते हैं। ये इसकी आउटर यानी बाहरी झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, डीएनए और राइबोसोम। अब ज्ञान ये भी जानना चाहता है कि दीदी, पादप कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। पादप कोशिका का क्या मतलब होता है?
यानी कि पादप मतलब पौधा, पौधे की कोशिका। हम जानते हैं कि जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत छोटी होती है या बिल्कुल अनुपस्थित होती है। देखिए बच्चों, ये चित्र हमने पिछली वर्कशीट में आपको दिखाया था। यहाँ एक जंतु कोशिका है और दूसरी पादप कोशिका। हम देख सकते हैं कि पादप कोशिका में ये रिक्तिका कितनी बड़ी है और जबकि जंतु कोशिका में इस रिक्तिका का अभाव है, यानी कि वो नहीं है। केवल कुछ जंतु कोशिकाएं होती हैं जिनमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और यदि वो पाई भी जाती हैं तो वो लगभग इतने छोटे से आकार की होती है। पादप कोशिकाओं के अंदर क्या ये रसधानियाँ या वैक्यूल्स खाली होते हैं? जी नहीं, ये वैक्यूल्स खाली नहीं होते। इनके अंदर एक द्रव्य होता है और ये वैक्यूल्स या रसधानी कोशिका का लगभग 50 से 90% भाग बनाते हैं। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे कि अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन और शर्करा मौजूद होते हैं। इस रसधानी या वैक्यूल की बाहरी परत को टोनोप्लास्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये टोनोप्लास्ट रसधानी के द्रव्य को कोशिका के द्रव्य से अलग रखते हैं। अब यदि हम किसी जंतु कोशिका का उदाहरण लें, जैसे कि अमीबा, तो हम देख सकते हैं कि ये कोशिका की रसधानी कुछ विभिन्न कार्य करती है, जैसे कि ये भोजन ग्रहण में मददगार होती है। साथ ही ये अपशिष्ट पदार्थ जो कि अनचाहे पदार्थ हैं तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए बच्चों, अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? इसका आंसर हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए इसको हम कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि प्रोटीन का निर्माण करना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जैसे कि कोशिका का विभाजन होना, श्वसन की क्रिया। इसका तीसरा प्रश्न है, रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंगक है? हमने अभी बताया था कि जो रसधानी है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसका कार्य है वो है पादप कोशिका में। तो हम ये कहेंगे कि रसधानी पादप कोशिका का मुख्य अंगक है। इसके आगे है कि रसधानी की झिल्ली का क्या नाम है? ये भी हमने बताया था अभी। रसधानी की जो झिल्ली है उसका क्या नाम है? ये हमने अभी ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि रसधानी की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम लिखो। सोचो ज़रा, इसका पूरा नाम क्या है? एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। इसका लास्ट क्वेश्चन है, पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। ये देखिए, हमने यहाँ बताया था कि इसके अंदर होते हैं एमिनो एसिड्स, कार्बनिक एसिड, प्रोटीन और शर्करा। ये 4 हमने दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं समझती हूँ कि आज की वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी प्रश्नों के उत्तर देने में परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने प्रश्नों को हल करें।